मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। हमारे यहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है ये भी ठीक से समझ में नहीं आता होगा। ये संविधान के द्वारा निर्माण की हुई सबसे बड़ी अदालत है भारत की। उस सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता ऐसा फैसला दिया। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी अदालत है। उसका दिया हुआ फैसला संविधान के अनुसार उसे कानून का दर्जा हासिल है। इतना महत्वपूर्ण होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फिर आप लोग सोचते होंगे कि हमें कैसे नहीं मालूम हो गया। एक सोचने वाली बात कि 8 अक्टूबर 2013 को अगर निर्णय दिया तो हमें कैसे नहीं मालूम हुआ। वो इसलिए नहीं मालूम हुआ क्योंकि इस देश के अखबारों ने, मीडिया वालों ने इस खबर को छापा नहीं। अगर इस खबर को छापा होता तो आपको भी मालूम होता। अगर इस खबर को छापा होता तो फिर मुझे सारे देश भर में लोगों को जानकारी देने के लिए इस तरह का अभियान और कार्यक्रम चलाने की जरूरत नहीं होती। ये कार्यक्रम मैं इसलिए चला रहा हूं क्योंकि इस देश के मीडिया वालों ने जिसकी जिम्मेदारी थी वो काम उन्होंने नहीं किया। इस वजह से ये काम करने के लिए सारे देश भर में मैंने ये अभियान चला रखा। साथियों, इसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, ईवीएम में कोई घोटाला नहीं होता है, नहीं ईवीएम चोरी वोटों की नहीं करती है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं वो सारे के सारे गधे की औलाद है। वो सारे के सारे गधे की औलाद है। कुछ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आईएएस आईपीएस अधिकारी है। आईएएस समझते हो, बड़े बड़े सेक्रेटरी और बड़े बड़े जो है जिलाधिकारी और जिले के जो है पुलिस अधिकारी होते हैं। वो लोग कहते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कि नहीं ऐसा नहीं होता, हमने तो इलेक्शन कंडक्ट करवाया। वो सभी भी गधे की औलाद है। आ रहा समझ में? आ रहा क्या समझ में? अब जो लोगों को ऐसा लगता है हम लोग आईएएस आईपीएस अधिकारी तो हम मेश्राम गधे की औलाद बोल रहा है, तो बेवजह थोड़ी बोल रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट की जो जज है ना, ये आईएएस आईपीएस अधिकारी से बहुत बड़े हैं। और आईएएस आईपीएस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। पता है आप लोगों को, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला होने के बावजूद भी जो ऐसा मानते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
इसलिए कह रहा हूं वो सारे के सारे गधे की औलाद है। तो जब मैं ये कह रहा था तो ये जो मेरा ये देख रहे हो, हाँ भाई, ये सोशल मीडिया है, ये सारे दुनिया में जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये अमेरिका के लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? उस दिन मुझे 2 दिन पहले टेलीफोन आया न्यूयॉर्क से कि अब क्या चल रहा है। मैंने कहा यूपी में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही है और ईवीएम के घोटाले के बारे में हम जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो वो कह रहा था न्यूयॉर्क वाला हमारा कार्यकर्ता, हाँ मैं देख रहा हूं। अरे समझ, तो अमेरिका में न्यूयॉर्क में भी ये जो है ना ये सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। एक ग्लोबल मीडिया है और यहां जो मैं बोल रहा हूं ये सारे दुनिया में, लंदन में, अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, गल्फ में, ये सारे दुनिया में जहां हमारा नेटवर्क फैला हुआ है वहां लोग देख रहे हैं। तो ये बात जब हम कह रहे हैं तो हमारे लोग जो है इसको देख रहे हैं। तो मेरे एक मित्र का टेलीफोन आया तो मैंने जब कहा कि सारे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, वो सारे के सारे गधे की औलाद है, तो उसने मुझे टेलीफोन किया कि ये मुझे सुनने को अच्छा नहीं लगा। तो मेरा जो दोस्त था कि आपने जो कहा है गधे की औलाद है, तो ये मुझे सुनने को अच्छा नहीं लगा। उसने मुझे कहा टेलीफोन पर, तो मैंने कहा ठीक है मैं सुधार कर लेता हूं, तो सुधार कर लेता हूं। सुधार के पहले तुमको एक छोटा सवाल पूछता हूं कि यहां से गधा जा रहा है तो बताओ क्या कहोगे? मैं उसको कहा कि यहां से गधा जा रहा है, क्या कहोगे? ये गधा जा रहा है, यही कहोगे ना? हाँ यही कहे। ये कहोगे कि जो गधा जा रहा है तो तुम कहोगे नहीं 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 गधा नहीं जा रहा, पंडित जा रहा है, कहोगे? कहा कि नहीं। और अगर किसी सयाने आदमी ने जो ओरिजिनल गधा है उस गधे को गधे कहने के बजाय कहा कि नहीं नहीं गधा नहीं पंडित जा रहा है, तो तीसरा आदमी कहेगा कि जो ओरिजिनल गधा है वो गधा नहीं है, जो गधे को पंडित कह रहा है वो गधा है। कहा कि हमें समझ में आ गया आप गधे की औलाद कह रहे हो, सही है। हमने सोचा कि हमारे अंदर सुधार कर लेंगे, तुम अपने अंदर सुधार कर रहे हो, अच्छी बात है। गधे की औलाद, गधे की औलाद को ही गधे की औलाद कहा जाना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का फैसला है भाई, ये चीफ जस्टिस का लिखा हुआ फैसला है, केवल जस्टिस का नहीं, ये चीफ जस्टिस का लिखा हुआ फैसला है, जिसके अधिकारी पदाधिकारी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं वहां, ये उसका फैसला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो देने का तरीका जानते हो क्या है? 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। 2004-2009 में जब ईवीएम में घोटाला करके कांग्रेस ने चुनाव जीता तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जानते हो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ पढ़ा लिखा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका में, वहां की पीएचडी डिग्री लिया हुआ है, पीएचडी, और वहां प्रोफेसर था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अपने यहां देश में नहीं, दुनिया की जो 10 यूनिवर्सिटीज है सबसे बड़ी, उसमें से एक यूनिवर्सिटी है, वहां का पढ़ा लिखा, वहां का पीएचडी, वहां का प्रोफेसर।
ये आदमी सुप्रीम कोर्ट में 2004-2009 का कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला किया, ये घोटाले का सबूत लेकर गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सबूत दिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन सबूतों की छानबीन करने के बाद ये निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पूरी छानबीन करने के बाद निर्णय दिया। जो लोग ऐसा कहते हैं नहीं नहीं ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, उनको पूछो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, उन लोगों को पूछो तुमने ईवीएम की छानबीन की है? समझ में आ रहा? सुप्रीम कोर्ट ने तो छानबीन की फैसला दिया। जो सबूत पेश किए गए उन सबूतों को छानबीन करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। जो लोग ऐसा कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, क्या उन्होंने ईवीएम की छानबीन की? उन्होंने ईवीएम की छानबीन नहीं की। छानबीन किए बगैर माना ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, उनको गधे की औलाद ना माना जाए तो क्या माना जाए? उनको गधे की औलाद ना माना जाए, बौद्धिक क्षेत्र की सामान्य ज्ञान अगर जिनको नहीं है, कोई चीज पर यकीन कैसे करना है, यकीन कैसे नहीं करना है, अगर इसकी सामान्य जानकारी जिनके पास नहीं है, इनकी बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया तो यह फैसला कानून का दर्जा हासिल है, ये इसको मानना पड़ता है। जो नहीं मानते हैं दंड का भागी होता है। आज का अखबार अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चलेगा, कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कहा। अगर आप लोग अखबार पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को नोटिस देने के बाद ही अकल आती है, ठीक है? जब आपको नोटिस दिया जाता है और हाजिर होने के लिए कहा जाता है, हाजिर हो जाओ तो कोर्ट में, तब आपको अकल आती है। तो मैं आप लोगों को बात समझाना चाहता हूं, बात समझने की है, समझाने के लिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ निर्णय संविधान और कानून के अनुसार कानून का दर्जा हासिल होता है और कानून का उल्लंघन दंड का भागी होता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण फैसला, ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये निर्णय देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि इस घोटाले को रोकना होगा, इस घोटाले को रोकना होगा, और रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया। दूसरा फैसला क्या दिया? दूसरा फैसला दिया इस घोटाले को रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। इस घोटाले को रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। अब आपको 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव लागू देश में हुआ। तो प्रथम लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो बैलेट पेपर पर हुआ, बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ।
तो बैलेट पेपर पर कैसे चुनाव हुआ और अब तक कैसे चुनाव हो रहा है, आपको मैं थोड़ा सा प्रयोग करके दिखाता हूं, तो आपको समझ में आएगा घोटाला कैसे होता है। बैग पकड़ो। साथियों, जब 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ तो उस समय बैलेट पेपर पर चुनाव होता था। तो आप लोग सीनियर लोग जिन्होंने बैलेट पेपर पर चुनाव में वोट डाला, उनको मालूम है जब वो बूथ पर जाते थे तो बूथ के कर्मचारी चुनाव आयोग के उनको वोट की स्लिप देते थे। देने के बाद वो देखते थे कि कौन कौन कैंडिडेट है, कौन कौन उम्मीदवार है, देखते थे। फिर देखते थे कि उम्मीदवारों के चुनाव निशान क्या है, तो देखते थे गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। आप लोग जानते हो ऐसे चुनाव निशान नहीं होते, मैं भी जानता हूं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। फिर मैं क्यों कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए उदाहरण देना पड़ेगा ना, आपको समझाना है। मैं भाषण नहीं कर रहा, मैं समझाना चाहता हूं। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, कठिन है, समझाने के लिए उदाहरण देना चाहता हूं। तो जब आपने देखा एक गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, तो फिर सवाल खड़ा हुआ, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। वोटर ने ऐसा सोचा, अब तो समझा ना किस तरह से वोट होता था। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो फिर वो क्या करता था, फिर वो जो वोटर होता था वो क्या करता था, मोहर उठाता था। मोहर होती थी ना, मोहर उठाता था। देख, अरे शाही नहीं है, तो फिर क्या करता था, हाँ शाही लग गई। और फिर देखता था एक कुत्ता कहाँ है, हाँ यहाँ है, यहाँ है। और फिर ऐसा करते थे, फिर हाँ बराबर कुत्ते को ही लगा हुआ है, मैं जिस कुत्ते को देना चाहता था उसी को वोट निशान लगा हुआ है। और फिर क्या करते थे, ऐसा फोल्ड करते थे, ऐसा, अरे बड़ा हो गया है, छोटा करना होगा। फिर छोटा करते थे, ऐसा, फिर छोटा करते थे। और छोटा करने के बाद फिर बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। और डालने के बाद में आप निश्चिंत होकर घर में जाते थे, ये सोचकर जाते थे कि मैं जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया। सोचकर अपने घर में निश्चिंत हो जाते थे, क्या नाम पर जमा हो गया। फिर उसके बाद में बैलेट पेपर का सिस्टम जो है खत्म हो गया, ईवीएम आ गया। फिर डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, आपने बटन दबाया, आपको निशान लगा हो दिखाई दिया, आपने देखा, आपने दिख नहीं रहा, जैसे बैलेट पेपर पर दिखता था वैसे ही आ गया। छोटा होता है, वो इधर उधर देखता चला, इधर उधर दूर। इतने में चुनाव आयोग का कर्मचारी आता और देखता उसको कि कंफ्यूज हो गया, और आता क्या बोलता, हो गया, अब उसको आंखों से देखने की आदत पड़ी हुई है, उसको आंखों से दिखाई नहीं दिया, तो उसके मन में भ्रांति रही कि पता नहीं किसके बारे में होगी। अब चुनाव आयोग का कर्मचारी जो है, चुनाव का कर्मचारी, चुनाव आयोग का कर्मचारी ये सोचता कि कंफ्यूज हो गया
संदिग्ध स्थिति में वो रह जाता है और ईवीएम मशीन में जब वोट आता है तो उसको आंखों से दिखाई नहीं देता और के कर्मचारी को कहते कि वोट हो गया है, तो अनिश्चित मन से वो घर में चला जाता है, मगर वो भ्रांति में रहता है। अब होता क्या है, आप जब ईवीएम मशीन में वोट डालते हो तो यहां बैठे हुए लोगों को पता नहीं है कि 2004 और 2009 में जो ईवीएम मशीन थी उसमें वोट डालने के बाद दिखाई नहीं देता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वोटर जब वोट डालता था ईवीएम में तो उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है। आपने तो वोट दिया मगर मशीन में दिखाई नहीं दे रहा, आपका वोट ईवीएम में जमा हो गया, आपका वोट ईवीएम में जमा हो गया। जमा होने के बाद क्या होता है, क्या होता था 2004-2009 में, क्या होता था, वोट ईवीएम के अंदर चला गया, वोट का रिकॉर्ड ईवीएम के अंदर चला गया। उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आपके वोट का रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ईवीएम मशीन में जमा हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कागज का पेपर था, बैलेट पेपर था, इसका फिजिकल एविडेंस है, ये आंखों से दिखाई देता है, इसका वेट है, साइज है, मगर आपने जो ईवीएम में वोट डाला उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। जैसे बैलेट पेपर का फिजिकल एविडेंस है, वैसे ईवीएम मशीन के अंदर जो वोट गया उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। मान लो 7 कैंडिडेट है, सातों कैंडिडेट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। अब जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जमा हो गया, ये जमा हुआ जो रिकॉर्ड है वो ईवीएम मशीन के अंदर आ गया। सारे दुनिया के एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। आपको सबूत के तौर पर आपको यही प्रयोग करके दिखाता। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है। अब इलेक्ट्रॉनिक में राम नारायण दिल्ली जा रहे, एयरपोर्ट से राम प्रसाद को मैसेज दे रहे, राम प्रसाद जी मैं लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूं, पहली बार दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली में जानता नहीं हूं, मेरा अनुरोध है आप एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे आ जाइए और मुझे रिसीव करके ले जाइए। ऐसा मैसेज उसने मोबाइल पर टाइप किया और टाइप करके राम प्रसाद को राम नारायण ने भेज दिया, तो दिल्ली में मैसेज चला गया। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। यदि आपने लंदन में भेजा तो लंदन में जाता है, अगर आपने न्यूयॉर्क में भेजा तो न्यूयॉर्क में जाता है, अगर आपने चांद पर भेजा तो चांद पर भी जाता है। आपने कभी कभी सुना इसरो जो बॉम्बे में भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, कि चांद पर जो हमने मशीन भेजा उसमें बिगाड़ हो गया, बॉम्बे के इंजीनियरों ने बॉम्बे में बैठे बैठे चांद पर जो मशीन है उसका बिगाड़ दुरुस्त किया। सुना होगा कभी कभी, साला बॉम्बे में बैठे बैठे चांद पर जो मशीन है उसका बिगाड़ कैसे दुरुस्त किया, वो इसी टेक्निक के आधार पर किया जाता है। जब चांद पर मैसेज भेजकर वो वहां
मैसेज जाता है और वो मशीन दुरुस्त होती है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। इस मैसेज को ट्रांसफर किया जा सकता है। एक आदमी के नाम का मैसेज दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, कई हजार किलोमीटर ट्रांसफर किया जा सकता है। जब मोबाइल से किया जा सकता है, ईवीएम मशीन कितनी बड़ी होती है? 1.5 फुट की होती है। आपने 1.5 फुट के मशीन में वोट डाला, उसको 1000 किलोमीटर जाना है या 1.5 फीट में जाना है? कितना फीट जाना है? 1.5 फीट ही जाना है। 1000 किलोमीटर जा रहा है, लाख किलोमीटर जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, 1.5 फीट में नहीं हो सकता है? मशीन के अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो सकता। हो सकता है। और इसी तरीके की मशीन 2004-2009 में बनाई गई, और जब बनाई गई तो उसका डाटा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इकट्ठा किया, सुप्रीम कोर्ट को दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के आधार पर कहा ईवीएम में घोटाला होता है। जब ईवीएम में घोटाला होता है ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। तो पेपर ट्रेल मशीन काहे के लिए लगाया? घोटाला पकड़ने के लिए लगाया। अब घोटाला पकड़ती कैसे है पेपर ट्रेल मशीन? देखो आपको बताता हूं घोटाला कैसे पकड़ती है। अब आप पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद आपने पेपर ट्रेल मशीन पर बटन दबाया, ईवीएम पर आंखों से दिखाई नहीं देता था, पेपर ट्रेल में आंखों से दिखाई दिया। तब 2014 में, 2004 में दिखाई नहीं दिया, 2009 में दिखाई नहीं दिया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया। मशीन लगाने का आदेश देने के बाद वो मशीन लगाई गई, 2014 में लगाई गई। लगाने के बाद आप वोट डालने के लिए गए तो आपको आंखों से दिखाई दिया, 2014 में दिखाई दिया। तो 2014 में दिखाई दिया कि आपने जिस किसी को भी वोट दिया, आपका निशान लगा हुआ 2014 में दिखाई दिया। पहले दिखाई नहीं देता था, अब दिखाई देने लगा। दिखाई देने लगा तो चुनाव आयोग के लोगों को पहले से मालूम था। क्या मालूम था? जैसे फॉर एग्जाम्पल ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग ने कंपनी वालों को बुलाया, कंपनी वालों को कहा घोटाला करने वाली मशीन बनानी है। कंपनी वालों को कहा, चुनाव आयोग ने घोटाला करने वाली मशीन बनानी है। कंपनी वालों ने पूछा इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो, कौन सी मशीन बनानी है? कहा घोटाला करने वाली बनानी है, ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता, दीवार के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो साला पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, इसलिए ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। अच्छा समझ गया। कंपनी वाले ने कहा ठीक है, घोटाला करने वाली बनानी ना, ज्यादा पैसा लगेगा। कंपनी वाले ने क्या कहा चुनाव आयोग को? घोटाला करने वाली बनाना है ना, ज्यादा पैसे लगेगा। क्यों? घोटाला करने वाली बनाना है, ईमानदार थोड़ी बनाना है। घोटाला करने वाली टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा भाई, ये बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है। घोटाला करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो मुश्किल है, तो उसको ज्यादा पैसा लगेगा, इसलिए ये मशीन महंगी होगी। कहा ठीक है, महंगी चलेगी, हमारे चुनाव आयोग के जेब से तो कोई जाना नहीं है, तो जनता के टैक्स से ही मशीन खरीदनी है। जनता जो टैक्स देती है, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। गरीब से गरीब आदमी कभी कभी जो है वो नमक के साथ रोटी खा लेता है, ज्यादा नमक खरीद लेता है, तो ज्यादा नमक खरीद लेता है तो नमक पर टैक्स लगा हुआ है, तो गरीब आदमी भी टैक्स पेयर है। तो सरकार के पास गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है, टैक्स जमा हो रहा है। तो चुनाव आयोग ने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा है, सरकार के पास पैसा है, हम महंगी मशीन खरीद लेंगे। कंपनी वालों ने कहा सस्ती मशीन भी दे सकते। कहा कैसे? ईमानदार बनाना होगा। नहीं, ईमानदार नहीं चाहिए हमको, ईमानदार मशीन नहीं चाहिए।
हमको घोटाला करने वाली मशीन बनानी है। तो चुनाव आयोग को पहले से मालूम था घोटाला करने वाली मशीन है, इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया, घोटाला पकड़ने वाली मशीन जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया वो कम लगाया। क्यों? तो उसको मालूम था ईवीएम मशीन तो हमने घोटाला करने वाली लगाया, ज्यादा मशीन लगाएंगे तो साला पकड़ में आ जाएंगे। तो कितना लगाया? 0.33%, आधा परसेंट भी नहीं लगाया, 0.33%, 050 नहीं लगा, 0.33%, ताकि ये घोटाला पकड़ में ना आए। कितना परसेंटेज नहीं लगाया मशीन चुनाव आयोग ने? 99.67% नहीं लगाया। इसका मतलब है लगभग चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया। 2014 में नहीं लगाया, 2015 में नहीं लगाया, 2016 में नहीं लगाया। जब नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। आप में से किसी ने सुप्रीम कोर्ट देखा क्या है? सुप्रीम कोर्ट फोटो में कम से कम देखा होगा। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जाकर नहीं देखा तो फोटो में मोबाइल में देखा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप कोई केस नहीं कर सकते। अगर ठोस सबूत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज आपकी फाइल वकील के मुंह पर फेंक के मारते। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। केस दायर करने के बाद नोटिस इश्यू हुआ चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट को वो कहने लगा कि वामन मेश्राम गलत सलत चिट्ठियां लिखता है चुनाव आयोग को, मगर वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? 2019 के लोकसभा चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली मशीन 100% लगाने का आदेश दिया जाता है। ये निर्णय 24 अप्रैल 2017 का। छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हमारे लोगों, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा भी नहीं। ये ऑर्डर, लिखित ऑर्डर बता रहा हूं, ये ऑर्डर तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का है जो अभी बीजेपी में है। ये मेरा ऑर्डर है। और जब ये ऑर्डर दिया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने? 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद अडवाणी ने घोषित किया इस घोटाले का पर्दाफाश करेंगे, सारे देश के लोगों को बताएंगे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोगों ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को संपर्क किया और कहा कि अडवाणी जी को रोकिए, देश में आग लग जाएगी, देश खतरनाक मोड़ में पहुंच जाएगा। तो उन्होंने नहीं माना। तो कांग्रेस के लोग आरएसएस के पास गए, आरएसएस को कहने लगे कि इससे देश जल जाएगा, देश खतरे में पड़ेगा। आरएसएस ने कहा देश को खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा। मगर बताओ इसमें हमें क्या फायदा हो? कांग्रेस ने कहा तो देश बच जाएगा, देश बचेगा, यही ना आपको चाहिए, और क्या चाहिए? हमें क्या फायदा हो? 2 बार आपने घोटाला किया, हमें क्या फायदा हो? तो कांग्रेस ने कहा चलो ठीक है, 2 बार हमने घोटाला करके सरकार बनाई, 2 बार तुम घोटाला करके सरकार बनाओ। हमारे घोटाले के बारे में बीजेपी को कांग्रेस ने कहा तुम चुप रहो, तुम्हारे 2 बार के घोटाले के बारे में हम चुप रहते हैं, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। पहले किसी प्रजा को मालूम ही नहीं होना चाहिए, देश भर के लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के लोग बता नहीं रहे, इसलिए मालूम नहीं हो रहा, इसलिए तो मुझे मैदान में उतरना पड़ा। बीजेपी और कांग्रेस, इनके विरोध में मैदान में उतरना पड़ा। और इसलिए साथियों, ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ये 2014 में घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है।
नरेंद्र मोदी से बहुत लोग डरते हैं, नरेंद्र मोदी से बहुत लोग डरते हैं। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है, और अगर घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है तो मेरे ऊपर एफआईआर करना चाहिए, है? मेरे ऊपर एफआईआर करना चाहिए, नहीं कर रहा। क्यों? उसको मालूम है अमन मिश्राम के पास साला बहुत सारे सबूत है, लेने के देने पड़ जाए। मैं गुजरात में भी जेल में जाकर वापस आ गया, तो मैं लड़ाई लड़ने से और जेल में जाने का लोगों को डर लगता, तो जेल में जाके वापस आ गए। ये जो चोरी करेगा उसको डर होगा। हमने तो कोई चोरी नहीं की, नरेंद्र मोदी ने ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई, ये हम कह रहे हैं, और इसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस भी पेंडिंग है, सरकार को हमारा नोटिस भी इश्यू हुआ है। जब नरेंद्र मोदी इस तरह से प्रधानमंत्री बने और जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला लगा, तो नरेंद्र मोदी के पास ये जजमेंट की कॉपी पहुंची, उसके लॉ मिनिस्टर ने पहुंचा दी। पहुंचाने के बाद लॉ मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को कहा, अब 2019 का चुनाव जीतना आसान नहीं, 2019 का चुनाव जीतना आसान नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के लोगों को मदद मांगी, कहा कि आपने 2 बार घोटाला करके सरकार बनाई, आपका और हमारा समझौता हुआ, 2 बार घोटाले से हमारी सरकार बनाओगे, 2014 में बनाई, 2019 में बनाने का वादा आपने किया, बनाओ। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कहा, प्रधानमंत्री कौन है? कहा मैं। सरकार किसकी है? कहा हमारी है। प्रशासन किसके नियंत्रण का? हमारे नियंत्रण में। चुनाव कमिश्नर किसने बनाया? कहा हमने बनाया। सारा कुछ तेरे ही नियंत्रण में है, तो तेरे को जो करना है कर ले भाई। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कहा, तेरे को जो करना है कर ले, तेरे नियंत्रण में सब कुछ है। कहा कि नहीं। वो अमन मेश्राम ने टांग अड़ाई। वो अमन मेश्राम की जो टांग है, गांधी जी के सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है, ये डबल हड्डी वाली टांग है। इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो कांग्रेस का अभिषेक मनु संघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो 10 बड़े वकील है भारत में, उसमें से एक वकील है अभिषेक मनु संघवी। अभिषेक भी है, मनु भी है, मनु है, अभिषेक मनु, मनु समझ रहे हो ना? तो अभिषेक मनु संघवी कांग्रेस के तरफ से मोदी का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि ये जो अमन मेश्राम का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसके अनुसार 13 लाख से लेकर 18 लाख तक चिट्ठियां गिननी पड़ेगी। समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। मेरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कांग्रेस के वकील को कहा, वकील साहब फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ये कहाँ लिखा है जरा बताओ। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ये कहाँ लिखा है जरा बताओ। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए अगर 4 दिन, हफ्ता ज्यादा भी लगता है तो भी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर दूसरी बात हमारे वकील ने उठाई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दिया तो चीफ जस्टिस को एक केस रीओपन नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। मगर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, रंजन गोगोई ने एंटरटेन किया। क्यों किया? क्योंकि एक औरत ने उस चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया, इसने हमारा विनय भंग किया। इसलिए जस्टिस शरद बोबड़े जो नागपुर के थे, वो 2 नंबर के जज थे, वो बाद में रंजन गोगोई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा और 7 जज ने रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस था उसको निर्दोष छोड़ दिया।
इसका मतलब है कि उस औरत ने जो आरोप लगाया था वो झूठा था। चीफ जस्टिस ने जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की जांच करने का आदेश दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया। आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। साला ऐसा दुनिया में कभी हुआ ही नहीं, ये पहली बार ही हुआ, दोनों निर्दोष। जब ये बात मैं देख रहा था, सुन रहा था, तब मुझे समझ में आया कि ईवीएम में घोटाला करने के लिए ये सारा बनाव खेला जा रहा है। और इस तरह से 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कांग्रेस का कहना 50% मिलान करा दो नहीं होगा, 1% मिलान होगा। जब 1% का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा कि अब 1% का ऑर्डर हुआ है, अब घोटाला पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए एक आदमी वोट के लिए जाएगा और एक के बजाय एक आदमी 2-2, 3-3, 4-4 वोट डालेगा। ऐसा ऐसा ऐसा। आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आपको सबूत चाहिए, चलो सबूत दे। साथियों, दूसरा नहीं, नरेंद्र मोदी का ही रिजल्ट बताता हूं। नरेंद्र मोदी का 2019 के चुनाव का 11 लाख लोगों ने वोट डाला तो मशीन में 11 लाख निकलना चाहिए। कितना निकला? 12,87,000। आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अगर 11 लाख लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट डाला तो 12,87,000 वोट कैसे निकला? 1,87,000 वोट ज्यादा कैसे निकला? अगर 1,87,000 वोट ज्यादा निकला तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कि नरेंद्र मोदी के चुनाव में घोटाला हुआ। ये चुनाव आयोग के द्वारा लिख कर दिया हमको, ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। चुनाव आयोग ने ईवीएम वोट काउंट मिसमैच इन 373। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लोगों ने 1 लाख वोट डाला, मशीन से 1.5 लाख निकला। लोगों ने 2 लाख वोट डाला, मशीन से 3 लाख निकला। लोगों ने 4 लाख वोट डाला, मशीन से 5 लाख वोट निकला। इसलिए इन्होंने लेटर में लिखा मिसमैच, वोट डालने वाले का आंकड़ा और निकलने वाला आंकड़ा मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। ये मिसमैच का आंकड़ा 373 लोकसभा सीटों में निकला। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में कितनी सीटें जीती? 303 सीटें जीती। घोटाला कितनी सीटों में हुआ? 373। 303 सीटें बीजेपी ने जीती, घोटाला 373 में हुआ। इसका मतलब है लोकसभा में 303 सीटें बीजेपी ने जीती, 100% घोटाले से जीती। ये आंकड़ा चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। जो पेपर ट्रेल मशीन में स्लिप जमा थी, चुनाव आयोग को लगा वामन मेश्राम कहीं सुप्रीम कोर्ट ना जाए और उस मशीन के स्लिप्स को रोकने का काम ना करे, इसलिए चुनाव आयोग ने 24 सितंबर 2019 को सारा का सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। जहां एविडेंस था घोटाले का, वो घोटाले का एविडेंस इस चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब है सबूत डिस्ट्रॉय करने का काम किया। पुलिस वाले यहां बैठे हुए, उनको पूछो सबूत नष्ट करने का कौन सा आर्टिकल है इंडियन पीनल कोड, जाके पूछो तो पुलिस वाले बताएंगे सबूत नष्ट करने का कौन सा आर्टिकल है। इंडियन पीनल कोड में सबूत नष्ट करना इंडियन पीनल कोड में क्रिमिनल ऑफेंस है। चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के अंदर का डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब है घोटाला करने वाले सबूतों को नष्ट करने का काम किया। ये सारे के सारे सबूत है।
अब मैं आप लोगों को और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता। वैसे कितने रिकॉर्ड हमने सबूतों के इकट्ठा की? 787 सबूत है हमारे पास। कितने? मोदी को मालूम है। ये आदमी को मैंने इसी काम पर लगाया कि जितने बदमाशों का साला सबूत इकट्ठा करना है। तुम्हारी कोई काम धंधा ही नहीं, तुम केवल सबूत इकट्ठा करो, फाइल करो, सबूत इकट्ठा करो, फाइल करो। 700 कितना? 87 तक अभी तक किया है। मोदी को भी मालूम है कि हमारे पास सबूत है, इसलिए हमसे कोई पंगा वंगा नहीं लेता है। चुनाव आयोग के विरोध में अभियान चला रहे हैं, चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एफआईआर करो, चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं अभी आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता हूं। आपको कितना दुखी करने का भी, मतलब कोई खुश करने वाली कोई बात ही आप लोगों को मिल नहीं रही। अभी खुश करने वाली केवल 1-2 बातें आपको बताता हूं। अभी इसको रोकना होगा। रोकने के लिए पहला काम हमने डिसाइड किया, पहले तो ईवीएम में घोटाला होता है, आप लोगों को सबूत के साथ बताया जाए। एक काम शुरू किया। दूसरा काम, सबूत के बाद हम लोग चुनाव आयोग को लेटर लिखेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर कि ये घोटाला हो रहा है। अगर आप ईवीएम मशीन में चुनाव करवाना चाहते हो करवाओ, मगर ईमानदार मशीन लगवाओ। और ईमानदार मशीन जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के पैनल के द्वारा चेक करवाओ, नागरिक पैनल से भी चेक करवाओ। आखिरकार नागरिकों को सरकार बदलना है, सरकार बनाना और सरकार बदलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसलिए नागरिकों को भी ईवीएम मशीन चेक करने का अधिकार होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग इस बात को स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों ने लिख कर दिया, भारत बंद करेंगे, भारत बंद करेंगे। आपको याद होगा इसके पहले भी भारत बंद किया। अब भारत बंद करने की वजह से नरेंद्र मोदी सीए का कानून अभी तक लागू नहीं कर पाए हमारे भारत बंद की वजह से। तो हमारी भी ताकत है। नरेंद्र मोदी को लोग बोलते बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, चलो मान लेते बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, मगर नरेंद्र मोदी अपना कानून लागू नहीं कर पाए, हमने लागू नहीं होने दिया, तो हमारी भी तो ताकत है। अगर 1 इंच ज्यादा ताकत नरेंद्र मोदी से नहीं होगी तो बंद कैसे हुआ कानून? कानून को रोक कैसे लगी? हमारे पास भी संगठित शक्ति है तब तो लगी। साथियों, यदि भारत बंद के बाद भी ईमानदार मशीन से चुनाव करवाने का काम, कानून और संविधान के दायरे में रहकर चुनाव करवाने का काम चुनाव आयोग नहीं करता है, तो 2024 में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जो ईवीएम मशीन हमारी किस्मत फोड़ने का इरादा कर चुकी है, उस ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे और पहले मैं फोड़ूंगा। वैसे पूना के पास हमारा एक कार्यकर्ता है नगर में, उसने फोड़ दिया। मैंने उसको पूछा कि तूने अकेले ने क्यों फोड़ा? भाई 15 लाख जगह फोड़ना था, तू अकेले में क्यों फोड़ा? कहा कि आप 2022 में 23 में कह रहे हो 24 में फोड़ेंगे, तो मेरे से रहा नहीं गया। 24 साल कब आएगा न कब फोड़ेंगे, मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने फोड़ दिया। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ? का एफआईआर हुआ। फिर क्या हुआ? पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस हुआ। फिर क्या हुआ? का जज साहब ने पूछा। मैंने कहा क्या पूछा? कि आप जो है ईवीएम क्यों फोड़ा? कहा कि वामन मिश्रा ने कहा। अच्छा, मेरा नाम बोल दिया, वामन मिश्रा। फिर कहा किस आधार पर? कहा कि ये मुझे अंग्रेजी में दिया, मुझे पढ़ना नहीं आता है। लाओ मेरे पास, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऐसा उसने कहा था। कि ला, जज के पास उसने दे दिया। जज ने पढ़ा, ईवीएम में घोटाला होता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, चलो ठीक है, तेरे को निर्दोष छोड़ दिया जाता है। जज ने उसको निर्दोष छोड़ दिया। तो मेरे कार्यक्रम में नगर में आया था, एक आदमी को छोड़ दिया। 15 लाख मशीन फोड़ने का प्लान है। 15 लाख बूथ है, 15 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग फोड़ेंगे, 15 लाख शेड्यूल ट्राइब के लोग फोड़ेंगे, 15 लाख
ये जो दूसरे और कम्युनिटी के लोग हैं वो फोड़ेंगे, एमबीसी के फोड़ेंगे, ओबीसी के फोड़ेंगे, माइनॉरिटी के फोड़ेंगे, महिलाओं के फोड़ेंगे, विद्यार्थी फोड़ेंगे। यानी एक मशीन होगी, 7 लोग फोड़ने वाले होंगे। फोड़ने का तरीका क्या है ये भी थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि कोई काल्पनिक बातें नहीं है, गंभीरता से कह रहे। फोड़ने का तरीका क्या है? आपको वोट का अधिकार है, चुनाव आयोग के पास वोट जाने के लिए रोकने का अधिकार नहीं है, आपको अंदर जाने देना ही देना होगा, अंदर जाने का, ईमानदारी से जाने का अंदर। फिर वोट लेने का, वोट लेकर के बटन दबाने का और वोट करने का। आपने वोट कर दिया, मशीन में चला गया, मशीन उठाने का 2 हाथ से और जमीन पर पटका देने का। तो ज्यादा मशीन बड़ी नहीं होती है, पटकने के बाद टूट जाएगी, सेंसिटिव मशीन है, और टूटने के बाद में क्या होगा? बंद पड़ जाएगी। 15 लाख मशीनें बंद हो जाएगी, चुनाव रुक जाएगा। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग बैठेंगे कि क्या करना होगा, लोगों का ईवीएम पर यकीन नहीं है तो बैलेट पेपर पर करना होगा, और इस तरह से बैलेट पेपर आ जाएगा। और जैसे ही बैलेट पेपर आ जाएगा, आप लोग चुनाव जीत जाओगे, आप लोग चुनाव जीत जाएंगे। ईवीएम में साले बदमाश लोग जीतते, और जनता जो है बैलेट पेपर में जीतेगी। इसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं। इसमें क्या आप लोग साथ सहयोग करोगे? जो साथ सहयोग करोगे हाथ खड़ा करो। अरे सब लोग दे रहे हैं, नहीं तो मैं सोच रहा था कि जो हाथ खड़ा नहीं करेगा उसको देशद्रोही घोषित करने का सोच रहा था, मगर सभी लोग देशभक्त लोग निकले हैं। इसलिए अभी मैं सभी लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।